सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं फेज़ के बारे में। ये एसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों फेज़ का यूज आगे होता है, कहीं-कहीं पे छोटा सा यूज होता है और इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। मतलब इसका थोड़ा-सा यूज करके कुछ सवाल आ जाएगा और मतलब बहुत छोटा-सा चीज़ है। तो इस छोटे से चीज़ को इस छोटे से लेक्चर में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा-सा होने वाला है बच्चों। अरे भाई सर, आप बार-बार छोटा बोलते हो लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाता है। नहीं बच्चों, ये बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए फेज़ के बारे में हम समझने वाले हैं, तो ये बिल्कुल आपके जानकारी वाला ही चीज़ है। इसको चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स बोथ द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स फेज़। आपको समझ में नहीं आया होगा बच्चों, मुझे भी नहीं आया। कोई ऐसा ख़ास बात नहीं है। जैसे इसमें हम समझ लेते हैं कि लिख कर समझ लेते हैं। जैसे कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपको दे दिया है जो वेरी कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक्स दे दिया, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं एक्स नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। क्यों लिखा है मैंने ये प्लस माइनस फाइव? लिखा है कि कहीं पे प्लस हो सकता है कहीं पे माइनस। ये इन जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया। तो इसमें बताना है कि फेज कौन सा है। फेज हम पढ़ रहे हैं ना, तो फेज, इसमें फेज क्या होता है वो हम बताने वाले हैं। तो इसमें जो ये चीज़ है ना बच्चों, ये जो साइन के अंदर जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर आपको लिखा हुआ चीज़ होता है ना, इसी को हम लोग फेज बोल देते हैं, या फिर इसको आर्गुमेंट ऑफ फेज भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही यहाँ पे फेज है और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही फेज है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ चीज़ है वही फेज है भाई। तो ये फेज हो गया। अब अगर हम आ जाएं जो एसी पढ़ रहे थे हम लोग, जहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, अल्टरनेटिंग करंट था बच्चों, वहाँ पे चीज़ें कैसे चेंज होगी। मान लेते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं। तो यहाँ पे फेज क्या है बच्चों, फेज ये पूरा है ना। ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, ये पूरा बच्चों यहाँ पे ये क्या है, फेज है। ठीक है, इसी को हम लोग फेज बोल देते हैं, या फिर ये वोल्टेज के टर्म में भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फेज ये है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस फेज। और एक यूज होता है यहाँ पे बच्चों इनिशियल फेज, है ना। ये छोटा सा चीज़ है। इंस्टेंटेनियस फेज किसको बोला जाता है, ये जो ओमेगा टी समय के साथ लिखा हुआ है वो इंस्टेंटेनियस फेज है, और फाई जो है यहाँ पे वो यहाँ पे इनिशियल फेज है ना। इनिशियल फेज मतलब कि ये आई नोट जो है ये कैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। ये आगे आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये समझिए, तो ये ओमेगा टी का फंक्शन है भाई, तो ऑब्वियसली समय आ रहा है इसमें, तो समय के साथ चेंज होगा बिल्कुल। तो इट कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। समय के साथ ये वेरी कर सकता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ हमेशा ये बच्चों कांस्टेंट रहेगा। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है इनिशियल फेज, ये हमेशा तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये थोड़ी वेरी करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीक़े से आप चाहें तो इसमें भी बता सकते हैं कि v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर दूं। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा इनिशियल फेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फेज क्या होता है, और यहाँ पे पूरा फेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा टी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इंटू टी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड करके भी लिख सकते हैं। ये सब आपका तरीका है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फेज समझ लिए तो आगे चलते हैं। ऐसे फेज का कोई ऐसा डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। और इसका यूनिट को हम लोग रेडियन में नापते हैं, है ना। यूनिट को हम लोग रेडियन में नापते हैं, है ना। रेडियन क्यों नापते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे फेज में मान लेते हैं हो सकता है यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो उसको रेडियन में ही हम लोग नापते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत पुरानी सी चीज़ है। अब हम लोग फेज डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। फेज डिफरेंस को अदर भाषा में हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। फेज डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ओके,
अगर यहाँ पे करंट का जो हमको इक्वेशन दे रखा है और वोल्टेज का दे रखा है, तो दोनों के फेज का डिफरेंस को ही फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने फेज पढ़ लिया, उसका डिफरेंस कर देना है। मतलब अगर आपको कहीं पे वी दे दिया है, पोटेंशियल इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई वन दे दिया बच्चों आपको, मान लेते हैं, और करंट आपको दे दिया है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई टू दे दिया है बच्चों। तो अगर ऐसे दे दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका पता है हमको कि ये पूरा फेज होता है वोल्टेज का, ये पूरा फेज हो गया यहाँ पे करंट का, तो अगर हमको फेज डिफरेंस लेना है तो करंट और वोल्टेज का फेजेस को डिफरेंस करना होगा, मतलब माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगर हमको फेज डिफरेंस लेना है, फेज डिफरेंस मतलब कि हम यहाँ पे डेल्टा फाइव भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा में से घटा देना है, ये पूरा में से इसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी तो कट जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू आ जाएगा, है ना। ओमेगा टी प्लस का फाई वन है माइनस का ओमेगा टी प्लस का फाई टू है ना बच्चों। तो अगर ये पूरा हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फाई वन माइनस का फाई टू आ जाएगा। तो ये जो फाई आया है ना बच्चों, ये जो आपने फेज डिफरेंस जो निकाला है आपने, ये विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू करंट निकाला है आपने, है ना। क्योंकि आप क्या किए हैं, करंट के फेज को माइनस किए हैं वोल्टेज के फेज से, तो यहाँ पे डेल्टा फाई है विद रिस्पेक्ट टू करंट, ये ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें डेल्टा फाई का, तो अगर वहाँ पे अगर फाई टू माइनस फाई वन आ गया, मतलब कि अगर इसमें से इसको घटा दिए तो ये फेज डिफरेंस भी ठीक है, लेकिन ये फेज डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें से इसको घटा दिया है ना, तो उसके बाद ये आया है हमारे पास। तो इन जनरल ज़्यादातर केसेज में यही यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है बच्चों कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू करंट ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू करंट ही लेते हैं इन जनरल। और वोल्टेज भी दे रखा होगा तो ले लेंगे वोल्टेज के, वोल्टेज के लिए। एक चीज़ और आता है यहाँ पे पॉइंट बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ये फेज आपको पता है, ये भी फेज आपको पता है, अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कहीं पे दिख रहा है कि वोल्टेज का जो फेज है ना यहाँ पे वो ज़्यादा है करंट के फेज से, तब दिमाग में आपको एक चीज़ और आना चाहिए, एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, अल्टरनेटिंग if any alternating quantity with higher phase, है ना, with higher phase will leading to the other वही अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, है ना बच्चों, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे फेज हाइयर है, मतलब आपको दिख रहा है कि ये फेज कुछ है, ये फेज कुछ है, मान लेते हैं ये फेज 90 डिग्री का है और ये फेज 0 है, तो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो वोल्टेज का फेज बड़ा है, मतलब वोल्टेज क्या करेगा यहाँ पे, लीड करेगा, किससे, करंट से लीड करेगा। मतलब वोल्टेज जो है यहाँ पे करंट से लीड कर रहा है, मतलब आगे है, वोल्टेज आगे है, मतलब फेज आगे है तो वोल्टेज भी आगे होगा, किससे, करंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। ये आपको अगर देखा जाए, यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया है, यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया है, पहले इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें आपको देखा जाए तो यहाँ पे भी का जो ग्राफ है वो साइन का ग्राफ है, देख रहे हैं, एकदम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, साइन का ग्राफ लग रहा है। और आई का ग्राफ भी साइन का ही है, लेकिन थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है। ओके, तो पहले तो हम लोग ये वोल्टेज जो दे रखा है इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। जो वोल्टेज दे रखा है वो क्या है, मान लेते हैं वी नोट उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, तो वी नोट, और फंक्शन किस चीज़ का है, साइन का, तो साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, यही तो है। इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला यहाँ पे ये वी नोट होगा, वही चीज़ हमने लिख दिया, वी नोट साइन ओमेगा टी। अब हम अगर करंट का ये इक्वेशन लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी साइन का है लेकिन थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है। ओके, अगर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नोट साइन का ग्राफ है साइन, और ओमेगा टी तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज तो करते नहीं है इन जनरल। अभी तक आपको कहीं पे ऐसा ओमेगा सोचेंगे कि ओमेगा को अलग ले लेते हैं, ओमेगा टू ले लेते हैं, ओमेगा वन, तो उसकी ज़रूरत नहीं बच्चों, क्योंकि ये चेंज हम नहीं करते हैं अक्सर, क्योंकि वो चेंज करेंगे तो अलग ही डायमेंशन में चला जाएगा हमारे पास सवाल। तो हम चेंज नहीं करते हैं फ्रीक्वेंसी को, वो चेंज होता है मीडियम को चेंज करने से। तो मीडियम यहाँ पे तो कुछ ऐसा हम लोग चेंज करते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का फाई आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन सा बला है भाई, बिल्कुल सही बला है बच्चों। ये तो आप समझ गए कि वोल्टेज को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन करंट को ऐसे लिखा जाता है। सर ये माइनस फाइव क्यों किए, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। क्योंकि बच्चों ये ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, मतलब ग्राफ अगर आगे शिफ्ट होगा तो हम माइनस का फाइव कर देंगे, और ग्राफ अगर यहाँ पे पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग प्लस का फाइव कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसका एम्पलीट्यूड हमें पहले मिलेगा वही तो यहाँ पे लीड करेगा। यही तो समझिए आप, ग्राफ में जिसका एम्पलीट्यूड हमको पहले मिल गया है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी नोट होता है, वो हमको जल्दी मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, तो वही तो क्वांटिटी लीड करेगा। और जो क्वांटिटी हमें बाद मिल रहा है वो लैग करेगा, जो पहला है वही तो लीड करेगा भाई। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है कि ये वी नोट जो है बच्चों, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वी नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया होगा, वो T1 टाइम पे मिल गया होगा, पहले ही मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, चलते जाएँ तो यहाँ पे आगे जाते हैं तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई नोट यहाँ पे मिलता है T2 टाइम पे। ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं वो आई नोट है, वो हमको T2 टाइम पे मिला है। लेकिन पहले समय पहले जल्दी कौन मिला है, जल्दी हमको वी नोट मिला है, जो कि वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मतलब कि वोल्टेज लीड करना चाहिए किससे, करंट से, तो लीड ही तो कर रहा है। इसका एंगल ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी में से कुछ कम है, तो जिसका फेज ज़्यादा होता है वो लीड करता है। यही तो मैंने पीछे बताया बच्चों, जिसका फेज ज़्यादा होता है वो लीड करता है। तो यहाँ पे ये माइनस है ना, कुछ कम हुआ है इसमें से, तो इसका मतलब ये कम है फेज और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फेज एंगल फाई, है ना, फाई से यहाँ से लीड हो रही है। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा फाई लिखना चाहें कि मतलब कि फेज में डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई तो लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो जीरो माइनस का फाइव है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का फाइव आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये प्लस का फाइव आ गया, और हम बोले इन जनरल हम लोग विद रिस्पेक्ट टू करंट निकालते हैं, है ना, करंट के रिस्पेक्ट में, मतलब करंट से फेज को माइनस करते हैं, करंट का है ना, इससे माइनस करते हैं वोल्टेज से, है ना, तो वो इतना आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ हम लोग, यहाँ पे फिर से ग्राफ देखा जाए तो ये डॉट वाला ग्राफ अब ई का हो गया, मतलब कि ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। तो वोल्टेज का ग्राफ फिर से जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो ही रहा है, मतलब साइन का ही ग्राफ है। तो मतलब फिर से अगर वी इक्वल टू लिखना चाहें तो वी नोट साइन ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। फाइव का कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जो करंट का अब ये है, करंट का ग्राफ ये पीछे शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा, यहाँ जीरो यहाँ है लेकिन ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हुआ है फाइव, यहाँ पे फाइव थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ था करंट का, लेकिन यहाँ पे करंट थोड़ा सा ये पीछे शिफ्ट हो गया है ई से। तो जो पीछे शिफ्ट होता है तो मैंने बता दिया, आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी करना है, और इस बारी क्या करना है बच्चों, प्लस का फाइव कर देना है, क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब ये इस बारी लीड करेगा। क्यों लीड करेगा सर, देखिए बच्चों यहाँ से देखिए, इस पहले एम्पलीट्यूड इसी का मैक्सिमम मिल जा रहा है T1 टाइम पे, और उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड मिल रहा है ई का T2 टाइम पे। मतलब पहले कौन मिला, पहले कौन मिला, पहले आई का एम्पलीट्यूड मिला ना मैक्सिमम, तो आई का मिला, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये इस बारी लीड करेगा। तो लीड ही तो कर रहा है, इसका फेज ज़्यादा है इससे,
इसका मतलब करंट लीड कर रहा है भाई, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, है ना, फाई से लीड कर रहा है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग फेज डिफरेंस बताना चाहें फाई, तो 0 माइनस प्लस का फाई है, यहाँ पे माइनस का फाई आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू करंट देखते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, है ना बच्चों। तो आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि बच्चों ये क्या बातें हम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मतलब कि अगर कहीं पे ऐसा आपको दिखाया जाए कि अगर कहीं पे जैसे ये आगे शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या किया है, लैग कर दिया है। मतलब अगर आगे शिफ्ट हो, ग्राफ अगर बच्चों यहाँ पे आगे शिफ्ट हो, तो इसका मतलब समझिए कि लैग हो रहा है ना। अगर यहाँ पे ग्राफ बच्चों पीछे शिफ्ट हो, पीछे शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीड कर रहा है, लीड करेगा, लीड ही तो किया बच्चों, पीछे शिफ्ट हुआ मतलब ये अलग पीछे शिफ्ट हुआ तो प्लस का फाई आ गया, तो ये लीड किया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी बात बता रहा हूँ बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको काम देगा आगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेजर डायग्राम, और यहाँ पे इसको रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं चीज़ों को, और ये बहुत आसान कर देता है, जो हमारे को आगे आएंगी सवालों में यूज होगा बच्चों, तो बहुत आसान कर देगा सवाल को। तो वो हम चाहते हैं ना कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है जानना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फेजर्स के फॉर्म में देखा जाए, तो यहाँ पे अगर करंट का जो दिया हुआ है फंक्शन ये है, वोल्टेज का ये फंक्शन है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों का ओमेगा टी वन है, फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये करंट का ये है और वोल्टेज का बड़ा वाला है। तो ये वोल्टेज का ये जो दिखा रहे हैं हम लोग फेजर्स के फॉर्म में, जो ऐसा रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में, तो ये जैसे चलेगा वैसे ही ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज ही नहीं है भाई। लीड लैग कैसे होगा? अगर देखिए, लीड लैग कब हो रहा था, जब डेल्टा फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा था। अगर डेल्टा फाई का वैल्यू ही 0 हो जाए, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, नो लीड होगा, कोई भी चीज़ लीड नहीं करेगा, और ना ही लैग होगा। ओके, हाँ अब समझ में आ रहा है। तो यही तो बात है बच्चों, अगर डेल्टा फाई 0 है तो कोई लीड लैग नहीं होगा, मतलब कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, दोनों साथ साथ। इसका ग्राफ भी देखिए, ये ब्लू वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये वोल्टेज का है, तो ये वोल्टेज का ग्राफ ऐसे है। और देखेंगे तो करंट का भी ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, लेकिन सर करंट का ग्राफ तो ये छोटा हो गया। तो छोटा हो गया क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो आई एम जो है, मतलब कि आई नोट है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वी एम अपन आर हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, है ना। आई नोट आई एम का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, तो चेंज होने के कारण ये ऊपर नीचे हो सकता है, मान लेते यहाँ से भी जा सकता था। लेकिन जिस फेज पे ये यहाँ पे मिल रहा है, वो सारा फेज सेम होगा। जिस टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, उसी टाइम पीरियड पे करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज भी जीरो होगा। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब कि सब कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बस इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, फेज में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी लीड या लैग का कंडीशन नहीं बनेगा भाई। बिल्कुल आसानी से बता दिया मैंने बच्चों। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि आई का जो दिया हुआ है फंक्शन वो है आई नो साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो वी दिया हुआ है वो मान लेते हैं वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ें सेम हो गई, बस एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो हम अगर यहाँ पे फेजर से बताना चाहें, फेजर से बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास आई का ये फंक्शन है, तो बिल्कुल सिमिलर इसी में होगा हमारे पास भी का भी फंक्शन। और ये जब ऐसे रोटेट करेंगे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे, तो ये बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसे तो ये ऐसे, और ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तभी तो ये ग्राफ मिल रहा है हमें। क्योंकि अगर इधर से हम टॉर्च जला दें, कल ही मैं बताया था ये चीज़,
टॉर्च जला दे ऐसे करके, तो इसका परछाई यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल बनेगा वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, और समय के साथ इसको अगर प्रोजेक्ट करें तो इस साइन का फंक्शन बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो हो ही रहा है, अगर समय बीतेगा तो ऐसे ऐसे होने लगेगा। ये पार्टिकल ऐसे नहीं होगा, इसका परछाई की बात कर रहा हूँ, ये परछाई जो है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। लेकिन समय के साथ रिप्रेजेंट ग्राफ पे कैसे करेंगे, ग्राफ पे ऐसे ही कर दें? नहीं, ग्राफ में टाइम दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन यहाँ पे ओमेगा टी जो ये देख रहे हैं, एंगल का फंक्शन दिया हुआ है, एंगल वाइज ओमेगा टी, मैं टाइम बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे थीटा बोल सकते हैं एंगल के फॉर्म में। तो वो यहाँ पे टाइम के साथ ऐसे ऐसे ही तो रिप्रेजेंट होगा और वो साइन का ग्राफ बन जाता है, तो इसीलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों, है ना? तो ये चीज़ बहुत आसान है, अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी डिफरेंस आ जाता है तो हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये फेजर्स का पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लगता है कल के लेक्चर में अगर मैं बताऊंगा तो वहाँ पे अगर हमारे को मिल गया कि कोई भी अगर ऐसा सर्किट है जिसमें कि इंडक्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो वहाँ पे लीड लीड लैग का कंडीशन आ जाता है बच्चों। तो अगर लीड लैग का कंडीशन आ जाएगा तो आपको इसी से समझना पड़ेगा, फेजर डायग्राम से ही। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे तो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आएगा तो फेजर को समझना इसलिए ज़रूरी है, वो कल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दें आपको, कि एग्जाम्पल मान लेते हैं आई वी इक्वल टू यहाँ पे दे दिया वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी दे रखा है, और आई इक्वल टू आपको दे दिया है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको फेजर से आप बताइए कैसे दिखाइएगा। पहली बात, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी और आगे कोई यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, और इसमें एक पाई बाई टू एंगल का समेशन हो रहा है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम एक ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये मान लेते हैं कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे पाई बाई टू एंगल आगे है। ये जो करंट है हमको फेज वाइज देखना होता है, और ये साइन कहीं होना फंक्शन होना चाहिए बच्चों। अगर यहाँ पे कॉस वॉस आ गया तो उसको चेंज करना होगा पहले, ठीक है? ये साइन में है, ये भी साइन में ही होना चाहिए। तो अब हम अगर देखें तो ये अगर साइन का है और इसमें फेज ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, मतलब आई वाला जो है फंक्शन वो पाई बाई टू एंगल आगे है वोल्टेज से। तो ये जो अगर ऐसे है वोल्टेज, तो हमको पाई बाई टू एंगल आगे चलना है, तो ऐसे ही तो चलेंगे। आगे का मतलब अब ऐसे आगे नहीं बना देना है, ठीक है? वैसे आगे नहीं बना देना है, यहाँ पे ऐसे आगे बनाना है। आगे का मतलब होता है कि ऐसे चलना है, ठीक है? तो पाई बाई टू एंगल आगे हो गया, ये हो गया करंट। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है? लीड ही तो कर रहा है, पाई बाई टू फेज आगे है ना। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे करके करंट को दिखा दिया कि ये करंट ऐसा है, तो अब आपको पता है कि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है पाई बाई टू फेज। तो पाई बाई टू फेज लीड कराना है तो वोल्टेज को ऐसे बना दो भाई, पाई बाई टू हो गया, और ये वोल्टेज ऐसे हो गया। यहाँ पे भी करंट लीड ही कर रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे है तो इससे आगे बनाया है ना आई को। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा बच्चों कि अगर हम ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमको लीड का पता चलता है ना, लीड का पता चलता है। ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, देखिए ऐसे चलते हैं तब हमको पता चलता है लीड हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे है और ये अगर ऐसे आ गया है तो ये लीड कर रहा है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज ऐसे है तो इससे आगे चलेंगे, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे करंट आ गया है, कितना पाई बाई टू, हमने दिखा दिया। तो ये तरीका है यहाँ पे, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपको काम आएगा, ठीक है? देखिए एक दो और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। कहीं पे मान लेते हैं कि v इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाई थ्री दे दिया है, और यहाँ पे करंट दे दिया है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी बस। तो अब इसको अगर आप फेजर से बताना चाहें तो कैसे बताइएगा? देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, वोल्टेज को देख लेना है। तो अगर हमें अगर अगर इस टाइप से दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे आप लोग लाइन बना लीजिए ऐसे क्रॉस करके, जैसे हम लोग एक्सिस बनाते हैं। उसके बाद देखिए कि ये जीरो लाइन होता है, तो जीरो लाइन से ओमेगा टी माइनस का पाई बाई थ्री है,
मतलब पाई बाई थ्री एंगल नीचे है ये जीरो एंगल से, तो पाई बाई थ्री एंगल नीचे ऐसे ही तो बनाएंगे। आ रहा समझ में, ये पाई बाई थ्री एंगल हो गया, और ये क्या है, भी का है फंक्शन, और यहाँ पे आई का फंक्शन आई नॉट ओमेगा टी है। इसमें कोई भी जोड़ या घटाव नहीं हुआ है एंगल का, इसमें घटाव हुआ था, इसमें कोई भी प्लस जीरो है मान लेते हैं, कोई भी जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, तो ये इसी लाइन पे रहेगा, इसी लाइन पे है करंट। अभी आपको बताना है कि इसमें लीड लैग कौन कर रहा है, तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये नीचे है ना, और ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर कौन आ रहा है, करंट, तो करंट लीड कर रहा है, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज को, है ना, कितना एंगल से, बाई फेज पाई बाई थ्री एंगल से लीड कर रहा है ना, ऐसे दिखाना है। ये सब चीज़ें आपको और समझ में आएगी, ये मैं बस मतलब मैथमेटिकल चीज़ बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं दिमाग में लेना है कि भाई ये सब क्या बताने लगे सर एकदम से, कुछ नहीं है, ये आगे यूज होगा सब समझ में आ जाएगा, बस अभी बस ये समझिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है फिर आगे समझ में आ जाएगा, हो सकता है बच्चों को एकदम से लगे क्या ये सब बताने लगा मास्टर। देखिए यहाँ पे अगर v इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी दे दिया, और यहाँ पे i इक्वल टू दे दिया आई नोट कॉस दे दिया, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाई सिक्स। अब देखिए बच्चों, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, पहली बात तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं ग्राफ टाइप का। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पे वी नोट का पहले देखें तो ये तो ओमेगा टी है, तो बिल्कुल ये आसानी से हम लोग ऐसे बना देंगे कि ठीक है भाई ये भी का आ गया फंक्शन। अब देखते हैं आई नोट में, तो आई नोट में डायरेक्ट हम ये एंगल को नहीं देखेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स इधर बना दिया आई का, ये पाई बाई सिक्स लीड कर रहा है, नहीं भाई कॉस है, इसको पहले साइन में बदलो। आई नोट साइन में कैसे बदलते हैं, ओमेगा टी जो भी एंगल दे रखा है पाई बाई सिक्स, ये एंगल जो दे रखा है इसमें अगर हम लोग क्या करें बच्चों, प्लस का पाई बाई टू कर दे। भाई हम लोग एक बच्चों मैथ्स में पढ़ते थे, जैसे कि बहुत ही आसान तरीका था, एक मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें बताया जाता था ना कि इसमें ऑल, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये सब बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉस को साइन में बदलना है, तो ये जो कुछ भी एंगल दिया हुआ है अगर हम लोग साइन में पाई बाई टू का ऐड कर दें, पाई बाई टू ये एंगल होता है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे तो इसमें साइन आ जाएगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पाई बाई टू से हम लोग कुछ चीज़ घटाते बढ़ाते हैं तो उसमें एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये साइन है तो ये कॉस में बदल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पाई बाई टू हट जाएगा, तो ये बदल जाएगा, यही आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये बताया जाता है मैथ्स में यार मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आई नोट आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, देखिए ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स कितना होता है, 4 पाई बाई 6, ये होता है ना। तो अब देख लीजिए, अब सही आ गया, अब साइन में आ गया, अब यहाँ पे 4 पाई बाई 6 है तो इसको काट भी सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, ओमेगा टी प्लस का 2 पाई बाई 3 आ रहा है, तो इसका मतलब अब हम लोग 2 पाई बाई 3 आगे चल लेते हैं, तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री, कितना होता है, 2 पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 60 60 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे आता है, तो यहाँ इधर आ जाएगा 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3, ये आई आ गया। अभी भी आई यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है, बाई एंगल 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाने आना चाहिए आपको, बस लीड लैग का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सब तरीके आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको एक और तरीके से हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करंट अगर लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई बाई 3 से, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से पाई बाई 3 एंगल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी लैग आई बाई फेज पाई बाई 3, उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, और यहाँ पर लैग लगा दीजिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है
π/3 2π/3 एंगल लैग किया है करंट से। बोल सकते हैं, बोलने का तरीका है भाई। अगर एक लीड किया तो दूसरा लैग करेगा। बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल लाया हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एसी वोल्टेज दे रखा है, इसका ईएमएफ इतना है, रन्स इन डिवाइस तो ऑफर्स द रेजिस्टेंस दे रखा है, रिस्ट्रिक्ट्स विद द फ्लो ऑफ करंट वन डायरेक्शन ओनली। अच्छा, एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए इसको बाधित किया गया है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि आरएमएस करंट बताना है। तो आरएमएस करंट हमने पढ़ रखा है रूट मीन स्क्वायर, तो आई नोट पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाता है। तो यही तो है 150 अपॉन √2, ये आई आर एम एस आ गया। तो हमें क्या बताना है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे ई दे रखा है ना, तो ई आएगा यहाँ पे। सॉरी यार, ई नोट है ये ई आर एम एस आएगा। तो ई आर एम एस को आई आर एम एस में कैसे बदल सकते हैं? रेजिस्टेंस से डिवाइड करके। तो सिंपल 150 बटा में √2, और रेजिस्टेंस कितना है 20 का। ये कट गया, ये कितना कट गया 7.5 में, और 7.5 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 3.75 के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है बच्चों, जल्दी से करें। ई का आपको फंक्शन दे रखा है, फिर से इतना वोल्ट दे रखा है, ठीक है, पीक वैल्यू दे रखा है इतना, फ्रीक्वेंसी इतना। बिल्कुल आसान सा सवाल है यार, जल्दी करिए। इंस्टेंटेनियस, इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है। 10 यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे है, ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 50 है, टाइम कितना है 1/600। सिंपल सी सवाल। 100 यहाँ से कट जाएगा, π/6 आ जाएगा, तो 10 cos π/6 कितना होता है? π/6 का मतलब होगा 30 डिग्री, तो हो जाएगा 10 √3/2, तो 5√3 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसमें ये में फिर से पूछ रहा है, बिल्कुल ईजी सा बात है। आरएमएस के लिए हम लोग क्या करते थे? रूट मीन स्क्वायर होता है। अगर ई आरएमएस पूछ लिया है तो रूट मीन स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, फिर एवरेज लेना है, फिर इसको रूट ले लेना है। तो वही स्क्वायर करके एवरेज ले लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर का क्या होता है? हाफ होता है। प्लस 6 × 36 इंटू साइन स्क्वायर का फिर से एवरेज वैल्यू हाफ होता है, और उधर तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि साइन का फंक्शन बन जाएगा। ये आपने कर रखा होगा यार, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 18 बार में? सिंपल। 32 18 कितना होगा? 40 50 हो जाएगा, तो 50 का लगभग लगभग 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो यही आंसर। कितना आसान है बच्चों। फिर से एक और एसी सर्किट में इतना सा करंट दे रखा है, करंट जब बिगिनिंग t = 0 पे कितना होगा? तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा t = 0 पे? 2 साइन ऑफ t = 0 पे π/3 आ जाएगा। तो साइन π/3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये तो √3/2 होता है, तो √3 आ जाएगा, 2 कट जाएगा। ये आंसर हो गया। बहुत ईजी सा सवाल आ रखा है बच्चों। तो यहीं तक था, बिल्कुल आसान आसान से सवाल थे। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू। हम आगे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे बच्चों, है ना। ये बस ऐसे ही सवाल था। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।